आज ना हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। देखिए, जब मैं 17 साल का था शायद, मैंने तब से म्यूचुअल फंड नहीं कहना चाहिए, शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आई वॉज जस्ट 17, आई वॉज इन स्कूल। तब इतनी रेगुलेशंस नहीं थे, रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, तो 18 साल मिनिमम एज होती थी शेयर्स अप्लाई करने के लिए। बट आई यूज टू राइट 18 और अप्लाई कर देते थे, चलता था उस जमाने में, बैंक अकाउंट खुल ही गया था। तो मिनिमम एज 18 मानते हैं भी, इसलिए कि इन्वेस्टर स्मॉल है तो उसको इतनी समझ नहीं है, वो गलत पैसे का नुकसान करेगा, पर हम ठीक है अप्लाई कर लेते थे, पेरेंट्स के नाम से अप्लाई कर देते थे, वो तो ठीक था। तो कहने का मतलब, फिर मैंने ना, मुझे याद है उसके बाद मैंने शेयर्स में बहुत काम किया। फिर हम लोग श्री राम कॉलेज पहुंच गए, वहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स मिले, फ्रेंड्स बने, तो सबका शेयर्स में इंटरेस्ट था। उस वक्त बड़ी अट्रैक्टिव वर्क होता था ये, आज की तरह नहीं था, और आम आदमी इसमें कमा पाता था। रीजन क्या था कि उस वक्त ना स्टॉक मार्केट में कुछ कहना चाहिए इम्परफेक्शंस थी। सेबी का जन्म तो हुआ नहीं था, इम्परफेक्शंस थी। हम उन इम्परफेक्शंस का फायदा उठाकर, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा इलीगल गलत काम करके, नहीं, जैसे इम्परफेक्शंस है मार्केट में, उसका फायदा उठाकर हम पैसे कमा लेते थे। इसको मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। देखो, किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा कब होगा? जब उसमें इम्परफेक्शन होगी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में सदर बाजार है, पुरानी दिल्ली है, चांदनी चौक है, ये होलसेल मार्केट्स है। वहां पर मान लीजिए कोई चीज 20 रुपए की मिलती है, और हमारे गुड़गांव में मान लीजिए वो 100 रुपए की बिकती है। लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। अब ये इम्परफेक्शन होगी ना, तो ये मुझे पता है, आपको पता है, तो मैंने और आपने मिलकर तय किया यार वहां से 20 रुपए की चीज लाया करेंगे, यहाँ 100 की बेचा करेंगे, तो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे। पर लोगों को पता ही नहीं, लोग सोचते हैं भैया। अब जैसे जैसे लोगों को ये अगर अवेयरनेस हो जाएगी, ये चीज 20 की मिलती है कहाँ, सदर बाजार और दिल्ली में, और गुड़गांव में बिकती है 100 की, तो और बिजनेसमैन नहीं कूद जाएंगे। और दो बातें होंगी, दो तरीके से समझ सकते हो। एक, और बिजनेसमैन कूदेंगे तो क्या होगा कि जो दिल्ली है वहां पर बायर ज्यादा हो जाएंगे, तो रेट 20 रुपए से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो गुड़गांव में सब बेचना शुरू कर देंगे, गुड़गांव में दुकानें ज्यादा खुल जाएंगी, गुड़गांव में रेट गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये जो इम्परफेक्शन है, ये परफेक्शन की तरफ जैसे जैसे जाएगी ना, तो इन दोनों का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। वो मार्जिन इतना हो जाएगा जो कि नॉर्मल होगा, मेहनत के पैसे मिलने लगेंगे। तो यही बात उस जमाने में थी कि इम्परफेक्शंस थी। अब प्रभु की कृपा से कहिए, हम लोगों का फाइनेंशियली माइंड तेज था, मैं फाइनेंशियली हम ज्यादा बातें समझ सकते थे, फाइनेंशियल माइंड के थे, और एसआरसीसी में जो फ्रेंड्स बने वो भी उसी तरह के थे, एनालिटिकल। तो हम उन परफेक्शंस को ढूंढ ढूंढ के बहुत अच्छे पैसे कमाया करते थे। और ये काम हमने करीबन काफी समय किया। फिर आपने, अगर आप तो छोटे रहे होंगे, आपको याद नहीं होगा, आपने कभी सुना हो हर्षद मेहता का नाम? ये लोग आए थे, ये इंसॉल्वेंट हो गए थे, बड़ा स्कैम हुआ था। फिर धीरे धीरे ना सेबी आना शुरू हो गया, सेबी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर उसने मार्केट को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। तो मार्केट के रेगुलेशन से क्या हो, इम्परफेक्शंस खत्म होती जा रही है। मॉडर्न टाइम में यही तो प्रॉब्लम आ रही है। आज छोटा आदमी बिजनेस नहीं कर पा रहा। रीजन बताइए क्यों? छोटे आदमी के रिसोर्सेज कम होते हैं, उसको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा चाहिए। ही कैन सर्वाइव ओनली व्हेन देयर आर इम्परफेक्शंस। सस्ता लाया महंगा बेचा। आज परफेक्शन की वजह से ये काम करना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। मार्जिन थिन हो गए, वॉल्यूम पे काम करना पड़ता है। तो छोटा आदमी तो वॉल्यूम नहीं खेल सकता ना। अब वॉल्यूम खेलने वाले कौन लोग हो गए? बिग बाजार, मोर, स्पेशली गुड़गांव जैसे एरिया पे देखिए जो लेटेस्ट पैटर्न पे डेवलप हो रहा है। यहाँ छोटे किराने की दुकानों पर सर्वाइवल ही मुश्किल है। बिग बाजार, मोर इतने बड़े पैटर्न पे आए हुए, इतने सारे खुले हुए हैं, एंड बड़े स्टोन्स थ्रो पे खुले हुए हैं। तो मेरे ख्याल गुड़गांव में मैंने 3 तो देखे हैं बिग बाजार। मोर भी मैंने 4-5 देख लिए, 3-4, मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा ही होंगे बिग बाजार। एम्बियंस में भी है, नहीं ज्यादा ही एम्बियंस में है। सहारा में भी है ना बिग बाजार। फिर फूड बाजार करके इन्होंने आउटलेट खोले हुए, सोना रोड पे भी इन्होंने खोल लिया। मोर का मैं देख रहा था, सोना रोड पे खोला, थोड़ा मुड़ के गया तो एक और खुला हुआ था। यानी वो वॉल्यूम्स पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पेपर में फुल पेज का ऐड देते हैं, एक सॉस के साथ एक सॉस फ्री। अब छोटा बिजनेसमैन कैसे कम्पीट करेगा? मैं इस चीज को क्या कनेक्ट कर रहा हूँ, यही बात स्टॉक मार्केट में आने लग गई। स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे इम्परफेक्शंस खत्म हुई, तो अब प्रॉफिट मार्जिन थिन हो गए, अब प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो गया। तो मेरे और आपके जैसा स्मॉल इन्वेस्टर ना आज स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाता। हमने इतने अच्छे पैसे कॉलेज में कमाए, सोचिए जब हम लोग मेजर भी नहीं हुए थे तब से शुरू करा, 25-26 साल के हुए, लगे रहे 30-32-33 साल तक लगे रहे। मतलब
32 ईयर्स की एज तक लगे रहे, जब समझ कम थी तब लगे रहे, अब इतनी मैच्योरिटी हो गई, समझ इतनी हो गई, अब नहीं कमा पाते। अब जब हाथ डालते कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता, पीछे हाथ डाला था सब उल्टे हो गए काम, क्योंकि इम्परफेक्शन खत्म हो गई। उन दिनों होता था कैपिटल कंट्रोलर इशू, CCI, कंट्रोलर कैपिटल इशूज, कंट्रोलर कैपिटल इशू, वो शेयर का प्राइस तय करता था। वो कहता भाई इस कंपनी का प्राइस होना चाहिए 10 रुपए, अगर फेस वैल्यू है तो इसका प्राइस 20 रुपए होना चाहिए, मान लो उसने कहा। हम लोग 20 रुपए के हिसाब से अप्लाई करते थे। जब वो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता था 200 का लिस्ट हो जाता था। नहीं समझे? कितने का मार्जिन हो गया? 180 का, और श्योर शॉर्ट प्रॉफिट होता था। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता था मैक्सिमम एप्लीकेशन लगाएं उसके अंदर, ताकि हमारी नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए 20 में से एक को शेयर मिल रहा है, और बना देते थे ना, आपने 12th में पढ़ा होगा, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड, इन्वेस्टर्स अप्लाइंग दिस मच, वो सब चलता था। पहले प्रोरेटा नहीं होता था, क्योंकि बहुत ज्यादा इशू सब्सक्राइब होता था। 20 में से एक को मिलता था 100 शेयर। तो हम क्या करते थे, कोशिश करते थे कि एक इशू में 300 एप्लीकेशंस लगा दें, 400 एप्लीकेशंस लगा दें। तो 20 में से एक को मिलेगा, तो 400 एप्लीकेशन लगाई, तो हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या हो गया? 20 शेयर्स का। कैसे मैथमेटिकल? अब सारी पढ़ाई है ये, मतलब मैं क्या कहना चाहूँ, हम उस वक्त अपनी पढ़ाई को हमने यूज किया पैसा कमाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त, हम आज के हिसाब से सोचता हूँ, तब तो बड़ा ही समझते थे अपने आप को बहुत, लेकिन आज के तो छोटे छोटे बच्चे तो थे। हम क्या करते थे, हमने कहा भाई एक को 20 में से एक को मिलेगा। अब अगर एक इशू में मैंने 600 एप्लीकेशन लगा दी, तो इंटू 1/20 करके तो मुझे कितनी अलॉटमेंट्स आनी चाहिए? 30। ध्यान से सुनो, अब 100 शेयर मिलते थे एक अलॉटमेंट में, कंपनी शेयर दे रही है 20 रुपए का, CCI की वजह से, कंट्रोलर कैपिटल इशू, लिस्ट होगा वो कितने का? 200 का। एक शेयर पे कितना बचेगा? तो 18,000 रुपए एक एप्लीकेशन पे बच गए। जरा मल्टीप्लाई करो, लुक एट द वूपिंग अमाउंट, योर माइंड विल 5,40,000 बचते थे। अब सारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन थी। अब 600 हमने एप्लीकेशंस लगाई, एक एप्लीकेशन पे कितना पैसा लगेगा? 100 शेयर अप्लाई करते थे और 20 रुपीज का था, तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा लगा? देखो 1 2 3, समझ भी आ रहा है या ऊपर से निकल रहा है? ज्यादा समझा रहा हूं? 12 लाख रुपए लगे। यही तो पढ़ाई का हमने यूज करते थे। अब उस वक्त ना 3 महीने लग जाते थे साइकिल कंप्लीट होने में। आजकल तो 10 दिन में जवाब आ जाता है, तब 3 महीने लग जाते थे। 3 मंथ्स हमारा पैसा ब्लॉक रहता था। तो हम लोग 24% पे पैसा रेज करते थे। किससे? अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों से, मम्मी से ले लेता था। मम्मी आप मुझे दे दो, मैं आपको 24% ब्याज दूंगा, आप बैंक में जमा कराते हो, हाँ तो आपको 12-13% मिलता है, आई विल गिव यू ट्वाइस। वो अपने पैसे दे देते थे। उन्होंने अपने ऑफिस में बताया मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, मुझे ऐसे ब्याज दे रहा है। उनके फ्रेंड्स ने हमें देना शुरू कर दिया, ऑफिस फ्रेंड्स ने। ऐसे हम लोगों ने छोटा सा अपने लेवल पे बैंकिंग सा बना लिया। अब इस पैसे पे अगर आप देखो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट क्या आएगा, करो जरा मल्टीप्लाई। 1 2 3 6 2 12, 72,000 रुपये इंटरेस्ट कॉस्ट आई। कुछ भी नहीं, मिनिस्कुल अमाउंट है। अगर देखो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया। अब 600 एप्लीकेशन लगाना आसान काम थोड़ी था। सब रिलेटिव्स के साथ टाई अप किया, उनके नाम से एप्लीकेशन लगाते थे। इलीगल कुछ नहीं करते थे, जैसे लीगल रूल्स के अंदर ही रह के काम करें। तो फ्रेंड्स, दोस्त, स्टूडेंट्स सबसे कहते थे यार तुम, हम पैसे दे देंगे, तुम अपने नाम से, तुम्हारे नाम से शेयर अप्लाई कर देते, ऐसे कर देते थे। तब चलता था ये। अब तो चलता नहीं, क्योंकि अब किसी के नाम से अप्लाई करोगे तो पैन कार्ड मस्ट होता है, फिर शेयर इतने मिलते नहीं है, फिर प्रॉफिट होता नहीं है, फिर वो भी कहेगा मुझे कुछ दो, बहुत सारी चीजें आ गई। तो अब सोचो कितना वूपिंग अमाउंट था। तो इस तरह की ना इरेगुलरिटीज थी। अब ये रेगुलरिटी खत्म हो गई। आज CCI खत्म हो चुका है, सेबी आ गए। सेबी कहते हैं फ्री प्राइसिंग हो गई। अब फ्री प्राइसिंग में इन्वेस्टर मर गया। अब पीछे एग्जांपल लो, अब पहले तो 100 लॉट लगते थे, अब तो बड़ा एप्लीकेशन लगा सकते हो आप। 2 लाख का स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर करके कर दिया उन्होंने। कॉन्सेप्ट में ज्यादा समझाऊंगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मोटा मोटा समझो। अभी पीछे JP इंफ्राटेक आया था, नाम सुना है? ये सारा का सारा यमुना एक्सप्रेस वे जो बना रहा है, 100 रुपए का शेयर दिया था, अराउंड 100 रुपए का। 18 रुपए का रेट है, फुल अलॉटमेंट आई थी। 100 रुपए रेट आया ही नहीं, 100 रुपए का उसने दिया, हमने शेयर अप्लाई किया, हमें लगा अच्छा चलेगा, अलॉटमेंट आ गई, कभी 100 से ऊपर गया ही नहीं रेट। गिरते गिरते आज मैं कल बैठा देख रहा था 18 रुपए में, ये क्या हुआ? 1/5 पैसे रह गए। तो सब में अलॉटमेंट आ गई थी, बेचे तब नहीं, अब क्या हो रहा है? नुकसान। तो आज एक स्मॉल इन्वेस्टर, जब हम अपने को ही सोचते हैं कि उस वक्त लोग हमें बड़ा अच्छा मानते थे, यार इनसे बातचीत करो, हमसे पूछते थे, सारे लोग एडवाइस लेते थे, हम कहते थे ये शेयर अच्छा है, इसमें अप्लाई करो, ये करो, वो करो, इतना नॉलेजेबल माना जाता था। क्योंकि हम रूल ऑफ थंब लगा रहे थे, हमारे पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन तो थी नहीं
कोई हमारी डायरेक्टर्स के साथ उठना बैठना तो था नहीं जो हमें पता चले। हम मोटा सा हिसाब लगा लेते थे कि सीसीआई बड़ा कम रेट पे शेयर अलाउ करता है और ये अल्टीमेटली ज्यादा पे होता है। मैगजीन से थोड़ा आइडिया लग जाता था, अप्लाई कर देते। आजकल पता ही नहीं चलता। आजकल तो वो हो गया कि भाई शेयर कंपनी ने ऑफर किया, वो तो सस्पेंस बन जाता, बाद में पता चलता है ये ऊपर गया या नीचे गया। बोथ हैंड्स आर ओपन। पहले बोथ हैंड ओपन नहीं थे। पहले क्या होता ज्यादा से ज्यादा 180 की जगह उसमें 60 रुपए बच जाते। इसमें सोचो ना, मतलब ये इशू गलत हो गया। हमने सोचा था 200 का लिस्ट होगा, रिपीट वर्स्ट 50 का लिस्ट हो गया। कितने का लिस्ट हो गया? 50 का। तो हमें कितने रुपए बचे? 30 रुपए बचे ना। यानी हर एप्लीकेशन में हमको कितने बचे? 3000। 3000 भी अगर आप देखोगे तो भी 90,000 हुए। हमने ब्याज कितना देना है? 72। नुकसान तो नहीं होता था ना जल्दी जल्दी। आज तो आदमी के कपड़े फट जाते हैं। कितनी बार ट्राई कर लिया, जब तेजी आती है शेयर अप्लाई करते, कुछ में बचते हैं, बाद में लॉस हो जाता है। अब मैं इसको कनेक्ट क्या कर रहा हूं? आप सोच रहे हो सर तो अपनी किससे सुना रहे, कनेक्ट क्या करना चाह रहे हैं? कनेक्ट ये कर रहा हूं कि आम आदमी के लिए शेयर मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल ही हो गया। मैं तो कहूंगा अच्छा नहीं लगता लोगों को, माइंड लगता है कई लोगों को नामुमकिन हो गया। मुश्किल वर्ड भी काट दो, नामुमकिन हो गया, नहीं कमा सकते। फ्री प्राइसिंग के बाद तो शेयर्स पे जैसे आप तलवार की धार पे चल रहे हो, जरा सा गलत स्टेप हुआ, तलवार पे गिर गए तो कट जाओगे, नीचे गिर गए तो कट जाओगे। तो अब उसका रास्ता क्या है? अब वो आदमी कामयाब है जो कंपनी के परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट कर सके, जो कंपनी के बारे में डाटा हासिल कर सके, जो कंपनी के बारे में ज्यादा ध्यान लगा सके, जो सुबह शाम कंपनियों के डाटा को इकट्ठा करके उसको एनालाइज करे, जो ये देखे देश का जीडीपी कितना बढ़ रहा है, जो ये देखे हमारे यहाँ का ग्रोथ रेट क्या है, वो जो ये देखे इन्फ्लेशन रेट क्या है, जो इनके रिलेशन निकाले, वो देखे चाइना में किस चीज का माल ज्यादा बनता है, हमारे यहाँ इस फैक्ट्री की डिमांड कितनी है, ग्लोबल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं। सारे लिंकों को हिसाब लगाना पड़ता है आजकल, बहुत ज्यादा इन शॉर्ट रिसर्च करनी पड़ती है। तो अब स्मॉल इन्वेस्टर अपना रोजमर्रा का काम देखेगा या बैठ के इन्वेस्टमेंट का रिसर्च करेगा? बहुत डाटा इकट्ठा करते होंगे, बात करना, इंटरव्यूज करना, उनका काम ही हो गया ना, दे आर पेड फॉर इट। अब एक आम आदमी तो मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं सोचू शेयर में इन्वेस्ट करूंगा साथ साथ, तो मैं आपको पढ़ाऊं या बैठ के रिसर्च करूं? तो अब हम पहले तो रूल ऑफ थंब लगाते थे ना, मोटा मोटा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन वाज वेरी वास्ट। हम कहते थे गलत भी हो गया हमारा डिसीजन तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, लॉस में थोड़ी आएगी, और लॉस में मिनिस्कूल होता था। अब तो ऐसा लॉस होता है भाई साहब, वॉश हो जाता है आदमी, गर्दन ही कट जाती है। तो अब ऑल्टरनेटिव क्या रहा? सोचो, इन्वेस्टर तो चाहता है हम इन्वेस्ट करना। यहां जन्म हुआ म्यूचुअल फंड का, यहां मैं इसको कनेक्ट कर रहा था। अब म्यूचुअल फंड क्या हुआ कि कुछ लोग जो इन चीज के एक्सपर्ट है, जो कहते हैं हमारा प्रोफेशन ही है कि कंपनीज को एनालाइज करना, उनमें से अच्छी कंपनियों को आइडेंटिफाई करना, बुरी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का रीशफलिंग करते रहते हैं हम, जो अच्छी कंपनीज लगते हैं उनके शेयर खरीद लेते हैं, जो नॉन परफॉर्मेंस होते हैं उनको बेच देते हैं। कॉन्स्टेंटली हम उनको ऊपर विजिलेंस बनाए रखते हैं, ध्यान रखते हैं। उन लोगों का जन्म हुआ, और उन्होंने आपके और मेरे जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स को क्या ऑप्शन दिया? ये ऑप्शन दिया, आप समझो, बड़ा सिंपल ऑप्शन दिया। उन्होंने क्या, हम एक फंड बना लेंगे। अब ये आप और मेरे जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, है ना, किसी की एक आंख छोटी है, किसी सो रहा है, ये हम आप स्मॉल इन्वेस्टर है, अलग अलग तरीके के, अलग अलग भाषाओं के। अब इनसे उन्होंने बोला भी तुम हमें पैसा दो, हम इसको स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, क्योंकि हम इसके प्रोफेशनल्स हैं, तो हम समय समय पे सेल परचेज करते रहेंगे। कहते तुम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते बिकॉज यू डोंट हैव डेटा। अभी देखिए हमारा रुपी डिवैल्यूएट हुआ, जरा ध्यान से सुनिए। जिन लोगों ने उन कंपनीज में शेयर बेचे जो इंपोर्ट्स पे रिलाई करती थी, और उनके शेयर्स खरीदे जिनका एक्सपोर्ट का काम था, उनको फायदा हुआ कि नहीं? आज आप देखो इंडेक्स बहुत हाई है, पर इंडेक्स पता है किन कंपनीज की वजह से परफॉर्म कर रहा है? आपको पता है? टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह की वजह से। नहीं, इंडेक्स में तो निफ्टी में 50 शेयर्स हैं, सेंसेक्स में 30 है, पर उन 50 और 30 शेयर्स में भी सारे शेयर्स परफॉर्मर्स नहीं है।
रिलायंस तो आज भी मरा हुआ है, 800-900 का बिक रहा है, 1600 का था, इसमें कहां तेजी है, जबकि इंडेक्स लगभग ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो जो कुछ शेयर्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, वो सबको ड्रैग करके चल रहे हैं, समझिए ना। अब सब बातें इसमें सीखनी है, मैं इसलिए हर चीज की चर्चा कर रहा हूं। इंडेक्स क्या होता है, वो एवरेज प्राइस होता है। जैसे मान लीजिए मैं कमाता हूं 1 लाख रुपए, मेरी वाइफ कमाती है 1 लाख रुपए, तो हमारी एवरेज भी 1 लाख हो गई। अब थोड़ी देर के लिए मेरी वाइफ नॉन परफॉर्मर हो जाती है, वो जो काम कर रही है उसमें इतना मजा नहीं आ रहा, मैं परफॉर्मर हूं, तो मैं एवरेज इनकम बढ़ा सकता हूं, जबकि वाइफ की परफॉर्मेंस, मतलब वाइफ की इनकम गिर के हो गई 50, मेरी इनकम बढ़ के हो गई 2 लाख, तो 2 और 50 का एवरेज क्या हो गया, 1.25 लाख, एवरेज तो बढ़ गई ना। तो जो कुछ शेयर्स हैं वो परफॉर्मर्स होने की वजह से उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, बाकियों के गिर गए, लेकिन एवरेज प्राइस बढ़ गया, वो ठीक ठाक लग रहा है। तो लोग कहते हैं मार्केट तो ठीक हो गई, इंडेक्स तो सही हो गया, पर पता नहीं हमारे शेयर नहीं बढ़े। भाई तुम्हारे शेयर नॉन परफॉर्मर है, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इनसे निकलो, उसमें लगाओ। तो वो कहते हैं भाई तुम लोग इतना एनालिसिस नहीं कर पाओगे। होता क्या है कि आम आदमी, जो आम इन्वेस्टर होता है, उसके पास जब इंफॉर्मेशन आती है, अब नमिता का मन किया, कनिका का मन किया, अभी हमने सर ने बताया हम तो आप खुद इन्वेस्ट करेंगे, हम तो इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा, सर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट है, न्यूज में बैठ के देख के हम इन्वेस्ट करेंगे, जी बिजनेस लगा लिया, बहुत सारे रहते हैं ना, जी बिजनेस, एनडीटीवी प्रॉफिट, ये सब सारा दिन एनालिसिस करेंगे। लेकिन बेटे एक बात समझो, ये जो टीवी पे न्यूज आती है ये सबसे लास्ट होती है। टीवी पे जो न्यूज आ गई ना, वो न्यूज है जो खुल चुकी है, वो तो सबके पास पहुंची, तो आपके पास पहुंची। कोई अच्छी न्यूज है तो उसका इफेक्ट तो पहले ही आ चुका है, लोग खरीद चुके हैं, शेयर का रेट बढ़ गया। यू गेट दिस न्यूज एट द एंड, जब आप खरीदते हो तो वो तो ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं। मैं आज तक नहीं भूला, ये 7 8 या 10 साल पुरानी बात है, मेरा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट बना, जब शेयर्स नहीं चले तो प्रॉपर्टी में चला गया। तो मैं एक बार ना एक जगह गया, एक गांव का आदमी बैठा हुआ था, सुनने वाला किस्सा है, मतलब मैं उससे बात करके बाहर आया, मैंने कहा देखो यार देश में कितना टैलेंट है, मुझे तो लगता है 12वीं पास होगा मुश्किल से। उसने गांव की जमीन एक्वायर की थी ना, जैसे गवर्नमेंट ने अपने गुड़गांव में भी, ऐसे कुंडली में, मैं कुंडली की बता रहा हूँ, वहाँ गया हुआ था, तो कुंडली बेल्ट में, तो वहाँ ना एकदम रेट बढ़े थे, 2,000 रुपये से बढ़ के ना 15-16 हज़ार हो गए थे। तो ऐसे में बैठा हुआ था, तो मैं पूछा था, वो डीलर बना हुआ था, लड़का सा था, बिल्कुल बुद्धू सा देखने में, कपड़े भी ऐसे ही पहने हुए जैसे बिल्कुल। पहले तो मैं सोचा प्यून व्यून है, फिर पता चला यार ये तो उसी का मालिक है, उससे बात कर रहा था। तो मैंने कहा यार क्या लगता है फिर रेट बढ़ जाएंगे अब? तो अपनी भाषा में बोला, जाट भाषा में, कि सर अब रेट क्या बढ़ेंगे, वो थोड़ी बात बढ़ेगी, अब तो दुनिया को पता है कुंडली कुंडली कुंडली। जिन्होंने 5 साल पहले पैसे लगाए, जब पता ही नहीं था, इसका नाम ही नहीं था, वो कमा गए। बात समझे वो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा जी अब तो ये न्यूज आउट हो गई है कि ये एरिया डेवलप हो रहा है, इसमें जो अच्छा प्रॉफिट था वो तो निकल गया। यू आर लेट एंट्रेंस, आपको नॉर्मल ग्रोथ रेट मिलेगा, आप वो मत सोचो कि पैसे चौगने मोगने हो जाए जैसे पहले हो गए। भाई पहले कोई जानते नहीं था कुंडली क्या है, अब तो खुलासा हो गया, सबको पता है जी कुंडली कुंडली कुंडली। और वही बात हो, ये रेट उतना ग्रोथ नहीं है जो पहले हुआ। अब वही गुड़गांव में, अब आप सोचो कि गुड़गांव के पिछले 10 साल में रेट 20 गुना हो गए, अगले 10 साल में 20 गुना, अब थोड़ी होगा, तो सबको पता चल गया गुड़गांव गुड़गांव गुड़गांव। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब आप खुद इन्वेस्टमेंट करने की सोचोगे ना, तो आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, एंड वो तो लास्ट रिपोर्टिंग होती है ना, जब सब चीज खुल चुकी होती है। जो इन्फॉर्म्ड पीपल होते हैं, जिनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं इन्फॉर्म्ड पीपल, वो तो शेयर खा चुके होते हैं, वो तो पहले बाजार से खरीद चुके होते हैं सस्ते रेट पे, और उसके बाद उल्टा वो तो परस्यू कर रहे होते हैं, मतलब एनकरेज कर रहे होते हैं कि इसकी अच्छी न्यूज फैले, कि जो अब गलीबल इन्वेस्टर है आपके जैसा, मेरा लेट इन्वेस्टर, वो खरीदे और वो बेचे। तो लिटरली आप कई बार देखोगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आप देखोगे यार समझ ही नहीं आता साला, जब तक मैं शेयर नहीं खरीदता हूँ चढ़ता रहता है चढ़ता रहता है चढ़ता रहता है, जिससे खरीदना शुरू करता हूँ गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही एक बार जब किसी के साथ बैठे हो तो बोलता है यार शेयर गिरता ही तब है जब इन्वेस्टर घुसता है, आम आदमी घुसता है। कहते हैं इन्फॉर्म पीपल रेट को चढ़ा देते हैं, जब न्यूज फैलाते हैं, अब आम आदमी घुसता है, बस बड़ा अच्छा शेयर है, जब वो शेयर खरीदने लगता है तो बड़े इन्वेस्टर्स बेच रहे होते हैं, और जब वो अपना हाथ हटा लेते हैं तो आम आदमी तो उसको टिका नहीं पाता, वो शेयर गिर जाता है, उन्हें लॉस हो जाता। तो कहता है जब किसी शेयर में आम, उसने बड़ा अच्छा रूप बोला, कहता है जब किसी शेयर में आम आदमी पैसा लगाना शुरू कर दे ना, तो समझ लो इसके बुरे दिन आ गए। जब आप देखो ना कि आप एक शेयर खरीद रहे हो, आपका दोस्त भी खरीद रहा है, आपके ऑफिस के कलीग्स भी खरीद रहे, समझो अब इसके बुरे दिन आ गए, अब इसको गर्म कर दिया सबने, अब लोग शेयर खरीदेंगे और आउट हो जाएंगे। एक शेयर होता था टाइटन वॉचेस,
मैंने 15 रुपए का खरीदा, काफी समय रखा, 150 रुपए को हो गया, मजा आ गया भाई साहब, 150 का बेच दिया, मजा आ गया भाई, 10 गुना पैसे हो गए। बेचने के 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर 4,000 रुपये हो गया। मान लो 1,000 शेयर हो तो मैंने उस पर 150 रुपये भी कमाया हो तो क्या कमा लिया, 1.5 लाख रुपया। और जो 150 से 4,000 हो गया, जो असली जंप थी वो मैं कमा पाया। आम इन्वेस्टर नहीं कमा पाता। वो शेयर मैंने 15 खरीदा था, वो 15 पे स्लॉक कर रहा था बड़े साल समय से, तो एकदम जंप होकर 150 पे आ गया, 150 पे टिक गया। मैंने कहा यार काफी बढ़ गया, 10 गुना पैसे हो गए, क्या करेंगे, लूटेंगे, बेचो। हम किस पे बेच रहे हैं? जब शेयर बढ़ता है ना तो आम इन्वेस्टर नहीं रुक पाता, उसको लगता है मेरे प्रॉफिट 4 गुने हो गए, 5 गुने हो गए, 6 गुने, बेच जाता है। और जब वो देखता हाँ अब 4,000 हो गए ना, जब 4,000 हो गया तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा तेज हो गया शेयर, इसको ले लेता हूँ। फिर मेरे ख्याल है बेटा अब तो फिर बन गया ना आम आदमी, अब ये मरने वाला शेयर है, अब देखो उसका रेट गिर गया कंपेरेटिव। होता क्या, वो जब फिर से वो घुसता है, जो स्मार्ट आम इन्वेस्टर है वो मरता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में इंटरव्यू देखा था टीवी पे, झुनझुनवाला साहब जो बहुत बड़े आदमी है, उनका बहुत बड़े इन्वेस्टर है, तो उनका वो आ रहा था, तो उनसे उसने पूछा, जो इंटरव्यूअर था, कि सर आपने टाइटन होल्डिंग में शेयर खरीदा हुआ है, टाइटन होल्डिंग बहुत तेज हो गया है, तो आपकी क्या राय है, आप इसको शेयर को बेचेंगे? तो झुनझुनवाला साहब बोले नहीं ये तो बहुत अच्छा शेयर है, मैं क्यों बेचूंगा। बाकी उन्होंने बड़ा अच्छे से कहा कि देखो मैं कोई चीज खरीदता हूँ बेचता हूँ, मैं तो छोटा इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर हूँ। आप मेरे को देख के डिसीजन मत दिया करो, आप इतने इन्वेस्टर्स देख रहे होंगे कि झुनझुन वाला खरीद रहा है तो मैं भी खरीदूँ, ऐसा मत करना। तो वैसे ही होता ही है सब मार्केट में। वो तो उन्होंने प्रोटेक्ट किया और साथ में बोला नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है शेयर, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बैठा सोच रहा, साहब कह तो रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, इतना इन्वेस्टर सुन रहा होगा, पता नहीं पीछे बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो सकता है साहब बेच रहे हो शेयर और आम इन्वेस्टर खरीद रहे हो, तभी वो कह रहे हैं अच्छा है। एक बात कही मैंने, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे पास कोई इसकी सोर्स है, लेकिन अगर वो बेचना चाहते हैं अपना शेयर तो ये कह के तो नहीं बेच सकते कि भैया मेरे पास ये शेयर है मैं इसको बेचना चाहता हूं, अब ये गिरेगा। अगर वो ऐसे बोल देंगे तो वो शेयर तभी गिर जाएगा, तो वो कैसे बेच पाएंगे। अगर मुझे कोई चीज बेचनी है, कॉमन सेंस की बात है, मैं कोई चीज बेचना चाहता हूँ, आपको अपना घर बेचना चाहता हूँ, कनिका आई मैं घर बेचना चाहता हूँ, खरीदने का इंटरेस्ट, मैं कहूँ कनिका जी खरीद लो, देखो मेरी तो समस्या है, मैं तो बेच रहा हूँ, ये वैसे घर बहुत बढ़िया मेरे लिए बड़ा लकी है, आपका जो है इसमें राइज होगा, बेच मैं इसलिए रहा हूं मुझे लग रहा है गिरेगा। हम मैं इसको बोलूं कनिका देखो ऐसा है, ये रीजन है तो पक्का गिरेगा, तू ले ले, ये लेगी, इसको डाउट आ जाएगा। तो सेलर तो यही कहेगा ना सब कुछ अच्छा है। मैं उनके फिर बोल रहा हूँ इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं करो, झुंझुनू साहब वाला ने गलत कहा ये क्या वो कहा, मैं एक बात कह रहा हूँ एज ए इन्वेस्टर हमें भी तो सोचना है ना, बिहाइंड द स्क्रीन या बिहाइंड उनके माइंड में क्या चल रहा है। आप मेरे दिमाग का पढ़ सकते हो क्या चल रहा है, मैं आपका पढ़ सकता हूँ दिमाग में। तो आम आदमी के लिए मैं सबसे क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअली म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता कि आम आदमी नहीं कमा सकता। तो अब ये स्मार्ट लोग आ गए जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने कहा भाई तुम लोग हो थोड़े थोड़े पैसे लगाते हो, रोज उस पर आप ट्रैक नहीं कर पाते, तुम हमें वो पैसे दे दो। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है, इन दो तीनों ने 4 आदमी ले लेते हैं, थोड़ा राउंड फिगर हो जाएगी, ठीक है। इन चारों ने 5-5 लाख रुपया क्या करा, इस कंपनी को दे दिया, इस म्यूचुअल फंड को दे दिया। म्यूचुअल फंड के पास कितने पैसे आ गए, 20 लाख। वो 20 लाख रखेगा नहीं, उसने मान लीजिए 2 लाख रुपए रखा कैश, ठीक, और 18 लाख स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। आगे बात समझ, सिंपल एग्जांपल। अब 6 महीने बाद क्या हुआ कि कैश तो कैश रहा 2 लाख, वो चर्निंग करते रहते थे, चर्निंग मतलब खरीद बेच करते रहते थे, और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़कर हो गई 48 लाख। तो टोटल एसेट्स की नेटवर्थ क्या होगी इस म्यूचुअल फंड की, 50 लाख। अब 20 लाख में उन्होंने क्या किया था, 2 लाख यूनिट्स दिए थे। कंपनी में शेयर्स बोल देते ना, म्यूचुअल फंड में उनको यूनिट्स बोल देते हैं, ऑफ ₹10, यानी 2 लाख यूनिट दिए थे 10 रुपए के। तो एक यूनिट इन्वेस्टर को 10 रुपए का पड़ा था, लेकिन आज वो 20 लाख 50 लाख बन गए। तो 50 लाख को जब हम 2 लाख से डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट की कीमत क्या आ जाती है, 25। तो इन्वेस्टर ने जो पर यूनिट 10 रुपया लगाया था वो ग्रो करके क्या हो गया, 25 रुपये हो गया। पर नुकसान भी हो जाता है, पर फिर भी हम यही कहते हैं मोटा मोटा कि म्यूचुअल फंड के लोग एक्सपर्ट हैं, वो परफॉर्मर्स है। आज मैं आपको इतनी मोटी बढ़िया किताब दी, इतना इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ, 4 एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, आपने तो मुझे नहीं कहा बताओ, आपने ऐसे चैप्टर करा दो वाला। मैं चाहता तो जस्ट फॉर्मूले कराता, चैप्टर खत्म था, पर मैं 4 बातें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। क्यों भाई, ये सोच के कि आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगेगा तो मेरी तारीफ होगी, मेरी वीडियो अच्छी होगी तो बिकेगी। यानी मैं कर तो अपने बेनिफिट के लिए काम रहा हूं ना, लेकिन फायदा किसका करा रहा हूं, आपका। नहीं,
फायदा तो आप ही का करा रहा हूं, मुझे तो जो फायदा होना वो हो गया, एक बारी पैसे आ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गेन तो आपका करा रहा हूं, लेकिन कर अपने स्वार्थ के लिए रहा हूं। तो यानी जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कंपटीशन की बात करते हैं, आदमी करता तो अपने स्वार्थ के लिए काम है, लेकिन फायदा दूसरों को पहुंचाता है, पॉजिटिव काम चले तो वही बात यहां है। अब जो म्यूचुअल फंड के रनर्स हैं, उनको भी तो मार्केट में सरवाइव करना है। अगर वो इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचा देंगे तो अगली बार पैसे देगा कोई उनको? तो वो परफॉर्म करते लगे रहते रिसर्च करने में, किसी तरह इस शेयर की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी आ जाए, और म्यूचुअल फंड वालों के शेयर 10 से बढ़ के 12 हुए, हमारे 15 हो जाए, उनके 20 हुए, हमारे 25 हो जाए, वो कंपटीशन हो गया ना। वो फिर रिसर्च करते हैं, और हम अपना आराम से हाथ पीछे रख के बैठे रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, बढ़िया। अब क्या, बिजनेस चैनल बंद, अब तो एंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं, बिजनेस चैनल वगैरह बंद हो गए। क्यों? क्योंकि हमने पैसा कहाँ लगा दिया? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड की मोटी मोटी थीम समझ में आ गई। अब इसको समराइज करते हैं, यानी म्यूचुअल फंड एक तरीका है जिससे आम आदमी, मेरे और आप जैसा, जो मार्केट का ट्रैक नहीं रख सकता, शेयर मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है। वर्ड अच्छा लगा आपको? इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो खुद जाके इन्वेस्ट करे नहीं, उसने वो पैसा एक्सपर्ट्स को दे दिया, एक्सपर्ट्स उसको क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं, है वो उसका ही। फिर वो अपने सर्विस चार्जेस वगैरह ले लेते हैं, जैसे आप मेरे पास आ रहे हो, मैं फीस ले लेता हूँ, आप डॉक्टर के पास जाते हो वो फीस ले लेता है, किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो वो फीस ले लेता है, पर फायदा तो किसका कराता है? आप ही का। फायदा नहीं कराएगा आपका तो आप अगली बार नहीं जाओगे, सिंपल रूल है। कैसा लगा जी म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट? तो अब इसी ट्रैक पे हम आगे बढ़ेंगे, तो इसके आपको गेन नुकसान मैं बताता जाता हूं। सबसे पहले इमरजेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी यूएसए की। मैं भूल गया, एक ब्रोकर था जिसने स्टार्ट किया था, नाम भूल गया, पीछे ऐड भी आता था, वो एक ना एनएससी का आता था, मैं रेडियो में सुनता था, तो मैं सोचा था लिख दूंगा अपने नोट्स में, मैं भूल गया लिखना। खैर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं उस बात की। तो एक ब्रोकर था, कहाँ का? यूएस का, उसने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट किया था। और म्यूचुअल फंड अमेरिका, देखो अमेरिका और हमारे देश में यही फर्क है, अमेरिका ना थोड़ा डेवलप्ड है, वहां म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है कि उसने बैंकिंग इंडस्ट्री को ओवरटेक कर दिया। आप समझो ना, देखो मेरे पास पैसा है, हाँ देखो इन्होंने कैच किया, मेरे पास पैसा है, मुझे उस पर रिटर्न चाहिए। अब बैंक मुझे देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और म्यूचुअल फंड देगा प्रॉफिट। अगर म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा तो मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा। हमारे यहाँ इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि हमारे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, कई बार तो नेगेटिव हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी तो नेगेटिव होता है, अगर आप करंट अकाउंट में पैसा रखोगे तो मिलता मिलाता तो कुछ नहीं है, वो सर्विस चार्ज और काट लेते हैं, तो नेगेटिव हो गया ना। तो वहां पर भी ऐसा होता है। जापान में तो मैं पढ़ रहा था, जीरो चल रहा है, बीच में नेगेटिव हो गया, पैसे रखने के वो पैसे लेते थे, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वहां तो इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां इसलिए जो है आपका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उसने बैंकिंग इंडस्ट्री को क्या कर लिया? ओवरटेक कर लिया। तो लोगों ने पैसा बैंक में जमा कराने की जगह, डिपॉजिट्स कराने की जगह पैसा कहां लगाना शुरू कर दिया? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट करने लगे स्टॉक मार्केट में, तभी तो वहां हाहाकार बन जाता है। वहां पर एक रिस्पॉन्स थोड़ा जल्दी आता है। एक एग्जाम्पल है, जैसे वहां पानी खराब हो गया, 2 आदमी मर गए, तो हाहाकार मर जाता है, हाँ 2 आदमी मर गए, मेयर का है, मेयर को बुलाओ, मेयर भाई साहब सो रहा है, उठ के भागा, क्या हो गया? 2 आदमी मर गए, 2 मत। हमारे यहाँ 400 आदमी मर जाए, 400 मरे ठीक है, 1000 हो तो बताना, ऐसे इतनी छोटी न्यूज है। यानी हमारे रिस्पॉन्स बड़ा, केयर नहीं। तभी तो आजकल देखो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन की बात कर रहे हैं लोग, चीख चिल्ला रहे हैं कि आम आदमी की परवाह नहीं, आम आदमी की परवाह नहीं। यहाँ ये प्रॉब्लम है। वहां क्या है कि बड़ा जल्दी रिएक्शन आता है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हो गए। अब एवरेज पढ़ाई सभी नहीं की होती है। एक्चुअली इकोनॉमी से उसका बहुत ओवर डिपेंडेंस है, इन द सेंस नहीं वो राइट मानते ना। मेरे अंकल रहते थे, कहते पुलिस वाला ठीक बिहेव नहीं करता था, हम डांट देते थे। वी पे सैलरी टू यू, यू गेट सैलरी फ्रॉम द टैक्सेस विच वी पे। कहते यहाँ थोड़ी कह देंगे पुलिस वाले, यहाँ कहते चाटा ही मार देना, ये ले रख ले अपनी तनख्वाह। कहते वहां वो केयर करते थे, मतलब अगर आप ठीक हो तो पुलिस वाला आपको तंग नहीं कर सकता वहां। मतलब थोड़ी सीन बड़ा डिफरेंट है। मतलब वो इसलिए वही बात फिर फाइनेंशियल सेक्टर में एप्लीकेबल है। वहां गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ज्यादा है, कोई आदमी गलत कर देता उसको रगड़ देते। ऑल्दो इस राउंड में तो हमारे यहाँ भी कई बड़े बड़े लोग अंदर बैठे हैं, आजकल मैं नाम नहीं लेना चाहता, रगड़ दिया है। संत महात्मा, बिजनेसमैन, सभी लोग, कई लोग रगड़े हुए आजकल, चेंज आ रहा है वहां पर है।
तो वहां पर म्यूचुअल फंड का इसलिए लोगों को बड़ा अच्छा लगा, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी कम है, म्यूचुअल फंड वाले चोर निकले वही खा जाते हैं पैसे। हमारे यहाँ इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा है। इनसाइडर ट्रेडिंग है। अच्छा, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है बच्चे सोच रहे होंगे, वहाँ पे एक मिनट, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है बच्चे सोच रहे होंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे किसी कंपनी के जो क्लोजली रिलेटेड लोग हैं उनको कंपनीज की डेवलपमेंट का पता चलता रहता है, तो वो क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि आगे कंपनी के अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं तो वो एडवांस में बाजार से शेयर खरीद लेते हैं, और अगर उनको लगता है कि आगे रिजल्ट खराब आने वाले तो पहले ही शेयर बेच देते हैं। यानी वो इनसाइड इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर उस इनसाइड इंफॉर्मेशन का पता लगाकर अपने लिए फायदे का काम करते हैं, तो उसको बुरा माना जाता है इससे, क्योंकि आम इन्वेस्टर को क्या होता है, नुकसान। तो इनसाइडर ट्रेडिंग प्रूव होगी थी पीछे, आपको याद हो, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर नाम मैं अवॉइड करता हूँ लेक्चर्स में। वो अमेरिका में एक इंडियन जो बहुत बड़े व्यक्ति थे वो अंदर ही हैं, उनको फिर कई सारे, अब फिर ट्रैक छूट गया क्योंकि उस वक्त बहुत न्यूज़ में थे, सजा हो गई थी, उन्होंने कहा था मैंने वैसे तो बहुत अच्छा काम किया, मुझे कम्युनिटी सर्विसेज करने दी जाए, मेरी सजा कम कर दी जाए, और वो इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में अंदर हो गए थे। तो म्यूचुअल फंड का वहां पे ना जज्बा ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वहां पर तेज प्रॉस्पर कर रही है। तो क्लियर हुआ आपको। तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से क्या फायदा है कि स्मॉल इन्वेस्टर अपने पैसे अपने अमाउंट पर ज्यादा अर्न कर सकता है, तो स्टॉक मार्केट ज्यादा रिवॉर्ड करती है। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारी कंट्री में इतनी कामयाब इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी बहुत हाई है। एक और फर्क समझना, ध्यान से सुनना, एक बात बोलता हूं, बातें समझने की है, जरा सुनो। देखो, हमारे सब बोलेंगे एफडी में डाल दो, नहीं, मैं एक और चीज बता रहा हूं, आपको समझ में आएगी। ये यूएसए है, ये इंडिया है, ध्यान से सुनना, राइट। या मैं म्यूचुअल फंड की रिटर्न बता रहा हूं या बैंक की रिटर्न बता रहा हूं। यूएस में अगर आप बैंक में पैसा लगाते हैं तो आपको 2% ब्याज मिलता है सपोज, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं 6% मिलता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये 3 टाइम्स हो गया ना, डिफरेंस कितना है, 4% का है, पर हो कितना गया, वो 3 टाइम्स। लेकिन अब यही सिनेरियो इंडिया में देखिए, इंडिया में आप पैसा लगाते हैं बैंक में तो आपको 10% मिलता है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो यहां भी 4% ज्यादा मिलता है। बात को जरा समझने की कोशिश करिए ना, ये हुआ कितना, 1.4 टाइम्स हो गया ना। ये एक नया तरीका है देखने को बात को, यानी जब आप बैंक छोड़ के म्यूचुअल फंड में जाते हो तो आप रिस्क ले रहे हो, शब्दों पे ध्यान दें। अब वहां पे यूएस में रिस्क का रिवॉर्ड 3 टाइम्स है, इंडिया में 2 टाइम्स भी नहीं है, 1.5 टाइम्स भी नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ग्रो नहीं कर पाई ना। बात को समझे, देखिए कितनी जबरदस्त बात बता रहा हूं। लोग तो यही सोचते हैं यार वहां भी 4% एक्स्ट्रा मिलता है, यहाँ भी 4% एक्स्ट्रा मिलता है, यहां क्यों नहीं लोग इन्वेस्ट करते। भाई कंपैरेटिव एनालिसिस भी तो देखिए ना, अगला रिस्क भी उठा रहा है, मिल क्या रहा है, 10 की जगह 14, 1.4 टाइम्स। वहां रिस्क उठा रहा है, मिल क्या रहा है, 2 की जगह 6, 3 गुना। तो इस वजह से वहां पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर है। हमारे भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। देखो मैंने आज तक 1-2 बार म्यूचुअल फंड में लगाया नहीं ज्यादा पैसा, तो मजा नहीं आया होगा इतना, या आया था, बहुत बढ़िया रहा। मैंने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की बैलेंस एक्चुअली नहीं, ये एंट्री और एग्जिट पे डिपेंड करता है। हाँ, एक्चुअली मैंने तब लगाया था, मैंने जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, तो मैंने उसके 200 शेयर्स खरीदे थे और अभी इट्स डूइंग वेरी वेल। मैंने इतने सालों तक उसको बेचा कुछ नहीं था। हाँ, लॉन्ग पीरियड रखो, एंट्री आप लो रेट पे लो तो आपको गेन ज्यादा होता है। सारी ना एंट्री और एग्जिट की कहानी। देखो ये सब बातें कई बार बच्चे कहते हैं सर एसएफएम समझ में नहीं आता, ये टॉपिक बड़े मुश्किल लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं वो इतना सोच नहीं पाते। देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ये हमारा लल्लू है, ठीक, मुस्कुराता रहता है। ये बल्लू है जो हर समय ध्यान रखता है, सीरियस, बहुत कॉशियस है। अब दोनों ना अपना मकान बेच रहे हैं दिल्ली में, ध्यान से सुनो, माइनस कर दिया, दिल्ली का घर बेच रहे हैं, दोनों पड़ोसी हैं, और गुड़गांव का घर खरीद रहे हैं। ठीक, ये भी अपना दिल्ली का घर बेच रहा है, पड़ोसी है कह लो या अननोन लोग हैं वैसे तो, ये गुड़गांव का घर खरीद रहा है। एक जैसा घर वहां बेच रहे हैं, एक जैसा घर यहां खरीद रहे हैं, ऐसा समझिए आप। अब देखो स्मार्ट इन्वेस्टर को फायदा कैसे होता है जरा समझना। जो हमारा लल्लू है ये थोड़ा सा सीधा है, बल्लू थोड़ा सा तेज है, ये जरा खींच के सौदे करता है। लल्लू ने अब वो वाला मकान, ध्यान से सुनिए, 100 लाख का बेचा, और गुड़गांव में उसने एक प्लॉट जो है 90 लाख का खरीद दिया, 10 लाख उसने रख ली खर्च के लिए, मौज मस्ती के लिए, अच्छी बात है। अब आओ बल्लू पे, बल्लू स्मार्ट है,
उसने जो अपना मकान दिल्ली में, वैसे ही मकान है समझो, वैसी चीज वो खरीद रहे हैं, दिल्ली का मकान जरा खींच के बेचा, खींच के मतलब स्मार्टनेस से बेचा, तो स्मार्टनेस से बेचा तो उसको ना 105 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। एक बात कहता हूं, 105 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, क्योंकि उसने कैसे बेचा? नेगोशिएट करके। अब जरा ध्यान से सुनो, इसने 90 लाख में यहां पर 90 यार्ड्स का प्लॉट खरीदा, एक एग्जाम्पल इजीनेस बनाने के लिए बोल रहा हूं। इसने भी उसकी तरह 10 लाख रुपए बचा लिए, पर इसने खरीदा भी बड़े ना हिसाब से, तो इसने 95 लाख इन्वेस्ट करने थे, 10 लाख ये भी बचाना चाहता है, 10 लाख वो भी मौज मस्ती के लिए, भाई घर बेचा है, पैसे होने चाहिए। पर इसने जब 95 लाख का खरीदा ना, तो उसके हिसाब से तो उसको 95 यार्ड्स का मिलना चाहिए ना, नहीं समझे भाई? 90 लाख में 90 यार्ड्स आया, तो सेम रेट पे खरीदता तो 95 लाख में कितना आता है? 95 यार्ड्स। पर इसने खरीदा भी जरा बार्गेनिंग करके, समझ के, तो इसने 100 यार्ड्स का प्लॉट खरीद लिया। अब देखो फर्क कैसे आता है लाइफ के अंदर। आफ्टर 10 ईयर्स अगर आप देखो, आफ्टर 10 ईयर्स प्लॉट्स के रेट बढ़े, मान लीजिए प्लॉट्स के रेट 20 टाइम्स हो गए, कितने हो गए? 20 टाइम्स। देखो आप रिटर्न में कितना फर्क आ जाएगा, नोट करो। 20 टाइम्स होने से इसके 90 लाख इंटू 20 हो गए, कितने हो गए? 1800 लाख। और इसके, अब ध्यान देना, ध्यान से सुनना, एक मिनट, थोड़ा सा एग्जाम्पल गड़बड़ हो गया हल्का सा, बड़ा ध्यान से बनाने वाले होते हैं एग्जाम्पल, इसमें कैच होता है। मतलब अब हम बात करते हैं 10 साल बाद, 10 साल बाद ये जो 1 लाख स्क्वायर यार्ड का रेट था, ये 20 लाख यार्ड का हो गया रेट। क्या हो गया? लैंड का रेट अभी तो 1 लाख स्क्वायर यार्ड है ना, वो क्या हो गया? 20 लाख स्क्वायर यार्ड हो गया। तो इसकी तो 90 इंटू 20 लाख हुई ना, कितनी हुई वो? 1800 लाख। अभी तो देखो, और इसकी 100 इंटू 20 हुई ना, तो 2000 लाख हो गई। तो इसने इससे 11% पैसा ज्यादा नहीं कमा लिया, कुछ करा थोड़ी है। तो एंट्री एग्जिट बड़ा काउंट करती है। जैसे इन्होंने, नमिता जी ने कहा कि मैंने अच्छा कमाया म्यूचुअल फंड पे, क्योंकि इन्होंने शेयर तब लिए होंगे जब मार्केट्स डाउन थी। जब आप मार्केट डाउन में शेयर लेते हो, जरा समझो, एक्चुअली जो एनएवी होती है ना म्यूचुअल फंड की, वो मार्केट प्राइस से रिलेटेड होती है। अगर मार्केट प्राइस गिरेगा तो शेयर एनएवी गिर जाएगी, मार्केट प्राइस चढ़ेगा तो एनएवी चढ़ जाएगी। अब इन्होंने कब खरीदा म्यूचुअल फंड? जब मार्केट्स डाउन होंगे, तब एनएवी डाउन थी, तो कम एनएवी होने से उनको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल गए। जैसे नीचे वाले बंदे ने भी लैंड खरीदी, पर उसको ज्यादा लैंड मिल गई, और अब जब मार्केट अप हुई तो उनके पास यूनिट्स ज्यादा थे, तो उसका रिटर्न भी ज्यादा हो गया। तो एंट्री एग्जिट बड़ा काउंट करती है, यही है ना बात। ऐसा नहीं हो सकता आपने यूनिट्स खरीदे कब? जब मार्केट बहुत तेज थी और आपको फायदा हो जाए, क्योंकि यूनिट्स के प्राइस, म्यूचुअल फंड के प्राइस मार्केट के साथ चलते हैं। तो समझ में आ गया आपको एंट्री एग्जिट का कॉन्सेप्ट? ये सब कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। तो ये जनरल डिस्कशन करिए, इसमें बस यही बताया कि अमेरिका में म्यूचुअल फंड्स बहुत ग्रो करे हैं, इंडिया में अभी उतनी पोजीशन स्ट्रांग नहीं हुई है। उसका मैंने आपको एक अच्छा एग्जांपल देके बताया कि वहाँ हो सकता है यहाँ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी वहाँ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हिसाब की तरह ज़्यादा कमाती हो, पर यहाँ जो टाइम्स में, जैसे मैंने समझाया ना, वहाँ 2 के 6 हो जाते हैं और यहाँ के 10 के 14, तो इतनी रिटर्न नहीं है, राइट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड ये मैंने आपको समझा ही दिया कि अब इन्वेस्टर जो होता है म्यूचुअल फंड में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? इनडायरेक्टली। ये इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक। ये किसको पैसा देते हैं? म्यूचुअल फंड्स को, जिनके पास क्या होती है? एक्सपर्टाइज। और ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? स्टॉक मार्केट में। और इन्वेस्टर अब स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता, बंद कर दिया उसने। इससे फायदा, उसका टाइम बचता है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम अपने प्रोफेशन में लगाए, वहां ज्यादा पैसा कमाए। और एक्सपर्ट्स लोग उसका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उसको वैसी रिटर्न ज्यादा देते हैं। अगर उसमें से वो कुछ कंसल्टेंसी ले लेते हैं तो बुराई क्या है, टाइम भी तो बचा रहे हैं। कैसा लग रहा है? क्लियर? अब देखिए यहां पर मैंने यही बताया, मैं एक बार ये कुछ मेन चीजें इनको पढ़ के सुना देता हूँ, तीनों पॉइंट्स, आपको अच्छा लगेगा।
A mutual fund is a common pool of money into which investors place their contribution that are invested in accordance with the stated objective. तो वही मैंने कहा, एक फंड बन जाता है जिसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा डाल देते हैं और वो फंड के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। अब हर तरह का इन्वेस्टर होता है ना, फंड्स भी कई तरह के होते हैं, इनकी चर्चा आगे करेंगे। एक छोटा एग्जांपल दे देता हूँ। अब एक व्यक्ति है जो अपने 20s-30s में है, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है, तो वो ऐसे फंड्स में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहेगा जो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है, शेयर्स में लगाती है, ताकि उसको रिटर्न्स क्या मिले, ज्यादा। पर उसमें रिस्क भी ज्यादा है। पर एक रिटायर्ड आदमी, उसको अपना पेंशन मिला है, प्रोविडेंट फंड मिला है, तो हो सकता है वो रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहता, वो उन म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा जो शेयर्स में पैसा नहीं लगाती है, जो डेट्स में लगाती है, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में। क्योंकि जब बॉन्ड्स डिवेंचर्स आप मार्केट से खरीदते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, और जो भी म्यूचुअल फंड कमाएगा वो है किसका, इन्वेस्टर्स का। और कुछ बीच वाले होते हैं इन्वेस्टर्स, वो कहते हैं भाई हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ प्रोपोर्शन शेयर्स में लगा दो ताकि हमें थोड़ी मलाई मिलती रहे, और कुछ पोर्शन हमारा डेट्स में लगा दो ताकि हमारी सेफ्टी भी बनी रहे। ऐसे फंड्स को हम कह देते हैं बैलेंस्ड फंड्स। क्या बोल देते हैं, बैलेंस्ड फंड्स। तो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल दी, जो सिर्फ शेयर्स में पैसा लगाते हैं, इक्विटी फंड्स, मैक्सिमम रिस्क। दूसरा वाला दिया जो सिर्फ डेट्स में पैसा लगाते हैं, डेट फंड्स, मिनिमम रिस्क। और जो बैलेंस फंड्स होता है वो दोनों में लगाते हैं, बैलेंस्ड रिस्क कह सकते हैं। कैसा लगा? अगला पैरा, द ओनरशिप ऑफ द फंड इज दस जॉइंट और म्यूचुअल। द फंड्स बिलोंग्स टू ऑल इन्वेस्टर्स, सबका पैसा है। A single investor's ownership of the fund is in the same proportion as the amount of the contribution made by him or her bears to the total amount of the fund. कहने का मतलब एक फंड के 1000 यूनिट है, मैंने उसके 10 यूनिट्स लिए, तो 1000 में से अगर मैंने 10 यूनिट्स लिए तो 1% यूनिट्स ही लिए है ना, तो म्यूचुअल फंड की जितनी भी वैल्यू होगी मेरा हिस्सा क्या होगा, 1%। नहीं समझे? सारे में मेरा शेयर 1 ही रहेगा, क्योंकि जितना भी पैसा होगा वो डिवाइड बाय 1000 यूनिट्स हो जाएगा, और मेरे पास 10 यूनिट्स हैं, तो इनटू 10 होने के बाद मेरा शेयर सदा क्या रहेगा, टोटल का 1%। पैराग्राफ समझ में आने वाला? A mutual fund uses the money collected from investors to buy those assets which are specifically permitted by the stated investment objectives. मैंने कहा ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर इक्विटी है तो इक्विटी में लगाएगा, डेट है तो डेट में लगाएगा, बैलेंस है तो बैलेंस में लगाएगा। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो तय हुआ है उसके अनुसार ही इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड का पैसा लगाएंगे। Thus, an equity fund would buy equity assets, ordinary shares, preference shares, warrants, etc. A bond fund, bond मतलब debt fund, a bond fund would buy debt instruments such as debentures, bonds, or government securities. It is these assets which are owned by the investors in the same proportion as their contribution bears to the total contribution of all investors put together. दो बातें कही है, एक तो बॉन्ड फंड है तो बॉन्ड में लगाएगा, डेट इक्विटी फंड है तो इक्विटी में लगाएगा। बैलेंस फंड की हमने चर्चा नहीं करी है, उन्होंने बता दिया, बैलेंस फंड है तो दोनों में लगाएगा, और बैलेंस का भी प्रोपोर्शन प्री डिसाइडेड होगा, 60% इक्विटी 40% बॉन्ड, या 40% इक्विटी 60% बॉन्ड, ये पहले से डिसाइडेड होगा। और इन्वेस्टर का फंड में जो प्रोपोर्शनेट हिस्सा है वो सदा सेम रहेगा जितना उसने इन्वेस्ट किया। मजा आया कि नहीं आया? थीम क्लियर हो गई?